वेलकम टू ASR IS इंस्टीट्यूट। ये हमारी वेबसाइट है asr.com। तो यहाँ पे हम करंट अफेयर्स डेली अपलोड करते हैं और मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस भी बनाए गए हैं। तो वो आप यहाँ से जैन का भी जैसे फुल न्यूज PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपीज भी हमने बनवाई है। ये हमारी मैगजीन्स है, करंट अफेयर्स जैन के लिए, फेब के लिए भी है, और इवन जो ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स है उसके लिए भी हमने एक कंपाइलेशन बनाया है। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस टॉपिक वाइज है। तो आप जो 2011 से 2016 तक के क्वेश्चन पेपर्स है प्रीलिम्स के, हर टॉपिक में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में से कौन से सवाल आए हैं वो यहाँ पे उस हिसाब से लाए रखे गए हैं, लिस्ट किए गए विद आंसर्स। तो ये कॉपीज 60 रुपीज पर कॉपी है। आप ये अपने सिटी के जो प्रोमिनेंट बुक स्टोर है जहाँ पे सिविल सर्विसेज रिलेटेड मटेरियल मिलता है वहां से आप ये अवेल कर सकते हैं, या इवन ये कॉन्टैक्ट नंबर से आप इंस्टीट्यूट से भी ये मंगवा सकते हैं। और PDF फाइल आप यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और ये PDF फाइल है यहाँ पे। तो हम इसमें इस वीडियो में रिवीजन स्टार्ट करेंगे जनवरी मंथ का। तो होपफुली 5 पार्ट्स में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, 5 to 6 पार्ट्स में। तो जैन के इस वीडियो में हम कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कल्चर में फर्स्ट न्यूज आइटम है, एंश्योर नो इलीगल कंस्ट्रक्शन इन तुगलकाबाद फोर्ट एरिया, हाई कोर्ट टू ASI। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर हाई कोर्ट का आया है कि इलीगल इंक्रोचमेंट यहाँ से हटाया जाए। ये तुगलकाबाद फोर्ट दिल्ली में है। ये बनाया गया था बाय दी गियाजुद्दीन तुगलक, जो फाउंडर ऑफ तुगलक डिनेस्टी है, उन्होंने ये बनाया था। तुगलक डिनेस्टी दिल्ली सल्तनत का पार्ट थी। तो ये आपको मिडिवल इंडिया के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये है कतसराज टेम्पल। तो ये कतसराज टेम्पल का रेनोवेशन हो रहा है यहाँ पे। ये है पाकिस्तान में। तो ये पंजाब प्रोविंस में ये कतसराज टेम्पल कहाँ है, तो ये पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब रीजन में ये है। तो यहाँ पे रेनोवेशन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इनॉग्रेट किया था। और ये जगह इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अल बिरूनी जो पर्शियन स्कॉलर थे, जो मोहम्मद अफ गजनी के साथ इंडिया आए थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पे इन्होंने अर्थ का सकम्फ्रेंस भी यहाँ से कंप्यूट किया था। तो ये प्रोमिनेंट है ना, एस्ट्रोनॉमी में प्रोमिनेंट थे, इवन मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री इन्होंने इनिशिएट किया था। तो काफी सारे इनके कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अल बिरूनी के बारे में आपको उन्होंने किताबुल हिंद, तो वो हमने इनके कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। जैसे ये है कि उन्होंने एक्लिप्सिस के बारे में बताया है। अर्थ रोटेशन उन्होंने कहा है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, क्योंकि इस टाइम पे इसके भी क्लैरिटी नहीं थी इस पे भी। फिर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के बारे में वो जगह प्रिडिक्शन कर सकते थे, जगह का एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह। डेंसिटीज उन्होंने डिटरमिन की है प्रेशियस स्टोन्स की, और ट्रिग्नोमेट्री में कंट्रीब्यूट किया है, इनिशिएटर कहा जाते हैं वो। और फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी है। तो इंडोलॉजी मींस इंडियन टेक्स्ट के रिलीजन का, रीजन का स्टडी करना। तो ये इंडोलॉजिस्ट कहे जाते हैं। तो वो प्रोमिनेंट इंडोलॉजिस्ट थे। उज्बेकिस्तान जो है आज प्रेजेंट कंट्री सेंट्रल एशिया में, वहां से ये बिलोंग करते हैं। 11वीं सेंचुरी में ये इंडिया में आए थे महमूद अफ गजनी के साथ, और इन्होंने बुक लिखी है, उसका नाम है किताबुल हिंद। तो ये 3 प्रोमिनेंट ट्रैवलर्स है। ये 7th स्टैंडर्ड की मिडिवल इंडिया की जो NCERT है हिस्ट्री की, उसमें इनके बारे में बताया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये है अल बिरूनी, महमूद अफ गजनी के साथ आए थे। दूसरे इब्ने बट्टूता, तो ये 14th सेंचुरी में आए थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक डिनेस्टी हमने अभी देखा, उसके ये प्रोमिनेंट रूलर थे। काफी सालों तक ये इन्होंने रूल किया है। इज कॉल्ड द वाइज फूल। मतलब उनकी आइडियाज थी पर वो बैकफायर करती थी, बड़ी बड़ी आइडियाज। तो ये बहुत प्रोमिनेंट है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये अगर आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो यू विल नो, इनके बारे में ज्यादा पता चलेगा। तो ये इब्ने बटूता इनके टाइम पे काजी अपॉइंट किए गए थे, जज मतलब। तो इन्होंने बुक लिखी है रिहला। फिर फ्रैंकोइस बर्नियर है, ये भी ट्रैवलर थे इन 17th सेंचुरी। ये फ्रांस से है। ये मेडिकल डॉक्टर थे, और ये औरंगजेब, मुगल एम्परर औरंगजेब के टाइम पे ये कोर्ट में थे। इवन उनके ब्रदर दारा शिकोह, उनसे पहले भी वो थोड़ा टाइम थे, तो दारा शिकोह को भी उन्होंने ट्रीट किया था, फ्रैंकोइस बर्नियर। तो इन्होंने भी अपनी राइटिंग्स लिखी है, ट्रैवलर्स राइटिंग्स। इससे हमको उस टाइम के बारे में, इंडिया के बारे में पता चलता है। फिर अगला न्यूज आइटम है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। तो ये हर साल फरीदाबाद में, हरियाणा में होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। इट इज सेड टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में। फिर अगला है जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ है। स्ट्रेट का मतलब होता है वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी है जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है नैरो वाटर बॉडी,
तो ये अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है और ऑफकोर्स दो लैंड मासेस को डिवाइड करती है। ये है यूरोपियन कॉन्टिनेंट और ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो यहाँ मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है और ये स्पेन अफ्रीकन कंट्री है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे जो ये जिब्राल्टर रीजन है एक्चुअली ये यूके को बिलोंग करता है, इतना पार्ट स्पेन रीजन में पर यूके को बिलोंग करता है। और ये मोरक्को में ये जो रीजन है स्वेटा ये मोरक्को कंट्री में है, लेकिन ये जो पार्ट है ये स्पेन को बिलोंग करता है। तो ये है, तो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है, तो इसीलिए यहाँ पे कंट्रोल ये प्रोमिनेंट जो रूलर्स थे उस टाइम पे उन्होंने रखा है। फिर पॉलिटी में लेजिस्लेचर देखते हैं। तो ये है डोंट ऐड हिंदी डायलेक्ट्स इन 8th शेड्यूल से एकेडमिक्स। तो एकेडमिक्स कह रहे हैं कि डिमांड्स आ रहे हैं जैसे कि हिंदी के जो डायलेक्ट्स है भोजपुरी राजस्थानी इसको 8th शेड्यूल में डाला जाए। तो 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पे शेड्यूल लैंग्वेजेस मेंशन्ड है, इंडियन लैंग्वेजेस। तो ये इसमें भोजपुरी राजस्थानी नहीं है, तो ये इसमें क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है कि कौन सी लैंग्वेजेस है, तो आपको ये पता होना चाहिए एटलीस्ट भोजपुरी राजस्थानी नहीं है। और ये न्यूज यही है कि एकेडमिक्स इसलिए मना कर रहे हैं कि हिंदी का इंपॉर्टेंस भी कम हो जाएगा, क्योंकि हिंदी स्पीकर्स वगैरह ये डिवाइड हो जाएंगे इन सारे लैंग्वेजेस में, डायलेक्ट्स में, तो इसीलिए इनको नहीं ऐड करना चाहिए, वो कह रहे हैं। और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इवन इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज की जगह पे ये यूज कर सकते हैं। इंग्लिश इज ऑल्सो ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर सम टाइम फ्रेम, 15 ईयर्स इनिशियली दिया गया था, पर ऑफकोर्स उसको एक्सटेंड किया गया है, तो इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट ओरिजिनली हम हिंदी चाहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज हो, ऐसा इस कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है। फिर ये 8th शेड्यूल की 22 लैंग्वेजेस, ये आपको पता होनी चाहिए, अगर कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी है कौन सी नहीं है। इंग्लिश यहाँ नहीं है, याद रखना, ये इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में, तो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है पर यहाँ मेंशन नहीं है, और हिंदी मेंशन है ऑफकोर्स। और एक लैंग्वेज है जो आपको लगेगी कि इंडियन नहीं है, नेपाली। तो नेपाल की लैंग्वेज नेपाली है, पर ऑफकोर्स स्पीकर्स है इंडिया में भी, तो नेपाली भी यहाँ लिस्टेड है, संस्कृत लिस्टेड है, उर्दू भी लिस्टेड है, कश्मीरी भी लिस्टेड है। और जो 4 लैंग्वेजेस लेटेस्ट ऐड की गई है वो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और ये भी याद रखना है कि राजस्थानी भोजपुरी का डिमांड हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये ऐड अभी तक नहीं की गई है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिएगा, तो ऐसे इजीली नहीं होने वाला है, तो ये भी याद रखिए कि वो भी लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल की नहीं है। फिर अगला न्यूज आइटम है एस 33 MLAs डिफेक्ट, बीजेपी फॉर्म्स गवर्नमेंट इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश क्राइसिस हम कई टाइम से देख रहे हैं, डिस्कस किया है, अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं। तो जस्टिस कर्नन के टाइम पे जैसे हमने देखा, कलिकोपुल जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए थे, उन्होंने सुसाइड कर दिया। उन्होंने मेंशन किया है कि जजेस करप्शन है जुडिशरी में, तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट अभी न्यूज में था जब जस्टिस कर्नन के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं। तो ये न्यूज में तो है ही अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे कंट्रोवर्सी यही है कि जो डिफेक्शंस हो रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी पावर में थी, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल एक बनाई गई, उसके अंदर कांग्रेस लीडर्स ने डिफेक्ट करके यहाँ ज्वाइन किया। और इंडियन लॉज के हिसाब से अगर डिफेक्शन बल्क में होता है तो उसको अलाउ किया जाता है। और अब ये पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के जो लीडर मेंबर्स है, मतलब ये MLAs है जो अरुणाचल लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड है, इन्होंने अभी यहाँ से 43 में से 33 ने डिफेक्ट किया और बीजेपी को ज्वाइन किया, और बीजेपी की गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश में बनी है, सीएम पेमा खांडू। तो वो ये न्यूज है इधर। तो वही ये केस भी MLAs जो यहाँ पे PPA ज्वाइन किया था, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, वो केस भी पेंडिंग है डिफेक्शन का, और अब ये और एक उसमें से भी उन्होंने डिफेक्ट करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो ये पूरा अरुणाचल की कंट्रोवर्सी, आप इसको डिटेल में चाहिए तो देख सकते हैं। अगला न्यूज आइटम है गवर्नमेंट फीडबैक यूनिट अंडर CBI लेंस। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने स्पेशल फीडबैक यूनिट बनाया था सितंबर 2015 में डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस में। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के बगैर बनाया गया था, तो इसीलिए इसको CBI को रेफर किया गया है मैटर को, क्योंकि शुंगलू पैनल भी जो अपॉइंट किया गया था उसमें ये इरेगुलरिटीज सामने आई थी। तो अभी यूनियन टेरिटरीज जो है उनका एक स्पेशल स्टेटस है, क्योंकि वो डायरेक्टली गवर्न की जाती है सेंटर के थ्रू। तो यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं उनके पास डायरेक्ट पावर्स होते हैं, मेजर पावर्स है। तो लेकिन 2 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में 7 में से, जिसमें वी हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज आल्सो, मतलब के गवर्नमेंट भी इलेक्ट की जाती है, वहां पे एग्जीक्यूटिव बनती है, चीफ मिनिस्टर है। बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव बॉडीज नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन है कि जब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी है तो सेंटर से गवर्नर के पास कितना पावर होगा, सेंटर के पास कितना पावर होगा इनको गवर्न करने को, और ये स्टेट्स में लेजिस्लेटिव बॉडीज इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव के पास कितना पावर्स होगा, जो इलेक्टेड बॉडीज है और एग्जीक्यूटिव जो बनी है पावर में आई है चीफ मिनिस्टर। तो ये दिल्ली में भी प्रॉब्लम है और पुडुचेरी में भी प्रॉब्लम है, तो ये इशू है।
तो यहाँ पे जो ये फीडबैक यूनिट बनाई गई थी, तो ये पर्पस इसका ये था कि जो भी यहाँ पे जो ऑफिशियल्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, उनके ऊपर एक ट्रैप बिछाया जाए कि अगर वो ब्यूरोक्रेट्स ब्राइब वगैरह लेते तो उनको रेड हैंडेड पकड़ा जाए और उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो अब ये केस ये अभी सामने ये केस ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे कि इसको बनाने से पहले मेरा परमिशन नहीं लिया गया, तो इसके ऊपर वो गवर्नमेंट के ऊपर ये इंक्वायरी कर रहे हैं, रादर देन कि क्या केसेस आए, ब्यूरोक्रेट्स कोई करप्शन में इन्वॉल्व है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इशू को उठाया गया है। फिर ऑफकोर्स वो नॉर्म्स को वायलेट करते हुए है, पर सिचुएशन ही दिल्ली गवर्नमेंट के पास ऐसी है कि उनके पास पावर्स है नहीं स्पेसिफिकली, तो पूरा ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास भी चल रहा है। पुडुचेरी में भी सिमिलर केस सामने आया है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी, यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये भी यूनियन टेरिटरी है और यहाँ चीफ मिनिस्टर है। तो अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसके अंदर ये एक ऑफिशियल ने ल्यूड वीडियो डाला, मतलब कुछ भद्दा वीडियो डाला, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे उस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट सस्पेंशन डिटेंशन ऑर्डर लाया गया। तो अब उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने एक सर्कुलर पास किया कि कोई भी ऑफिशियल को, ऑफिसर को वगैरह को यहाँ पे सोशल मीडिया यूज नहीं करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की को बाईपास करते हुए, ऑफिशियल चैनल को बाईपास करते हुए ये यूज नहीं करना चाहिए। ऊपर से इवन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन कैसे लिया गया, सस्पेंशन कैसे किया गया, हमारा वो, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के अंदर ऑफिशियल था तो हमको तो कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया, तो वो भी क्वेश्चन लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर डाला गया, तो वो सस्पेंशन ऑर्डर को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टे कर दिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने ये सर्कुलर जो है इसको, जो सोशल मीडिया यूज रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, वो सर्कुलर को भी कैंसिल कर दिया कि इसमें भी कन्वेंशन फॉलो नहीं किए गए, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता। तो ये पूरा है, मतलब अटैक काउंटर अटैक ऐसे चल रहा है ये पुडुचेरी में। तो पुडुचेरी जो है यूनियन टेरिटरी है, इट कंप्राइजेस ऑफ दीज 4 रीजन्स। पुडुचेरी यहाँ है, कराईकल तमिलनाडु में ही यहाँ है, देखो माहे और यनम ये आंध्र प्रदेश में, ये चारों मिलके यूनियन टेरिटरी बनती है पुडुचेरी। तो अब ऐसे क्यों है पुडुचेरी ऐसे, मतलब माहे अगर यहाँ है तो ये केरला में मर्ज किया जाए, यनम यहाँ पे, यहाँ आंध्र में मर्ज किया जाए, पर ये चारों अलग हैं, डिस्टिंक्ट एंटिटीज है, इनको एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया पुडुचेरी। तो ये इसीलिए क्योंकि ये रीजन्स वो है जो फ्रेंच कंट्रोल के अंदर थी, मतलब यहाँ कॉलोनियल पावर्स ब्रिटिशर्स नहीं फ्रेंच थे यहाँ पे, तो यहाँ जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो फ्रेंच है, इनको इंडिपेंडेंस भी फ्रेंच से मिली, और ये बाद में जब ये फ्री हुए थे तो इनको सेपरेट यूनियन टेरिटरी की तरह ही रखा गया, तो वो ये डिस्टिंक्ट कल्चर आइडेंटिटी है इनकी, तो ये यूनियन टेरिटरी स्टेटस है पुडुचेरी। फिर अगला है जुडिशरी रिलेटेड केसेस, तो फर्स्ट है बीसीसीआई केस। तो बीसीसीआई केस में पता होगा लोधा पैनल अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिया उनको एक्सेप्ट किया गया है और अब बीसीसीआई पे ये एप्लीकेबल है, उनको ये इम्प्लीमेंट करना है। तो इस केस में बीसीसीआई प्रेसिडेंट जो है अनुराग ठाकुर और सेक्रेटरी अजय शिर्के, इनको हटा भी दिया गया इन पोस्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इनिशिएटिव लिया है। मिस्टर ठाकुर के अगेंस्ट इवन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, उनके ऊपर पर्जुरी का भी ये चार्ज है, मतलब उन्होंने ओथ पे शपथ पे गलत बात बोली, झूठ बात बोली, तो उसको पर्ज्यूरी कहते हैं, तो वो प्रोसीडिंग्स भी उनके अगेंस्ट चल रहे हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट करेगी बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेशन रन करने को टेम्पररी फॉर द टाइम फ्रेम, तो ये है। फिर बाकी जो है अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, इन्होंने भी फर्स्ट टाइम ये केस में रिप्रेजेंट किया रेलवेज को, आर्म्ड फोर्सेस को या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज को, क्योंकि इनके भी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है। तो बीसीसीआई एक्चुअली एक सोसाइटी है, प्राइवेट सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, और इसके अंदर स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है। तो लेकिन ये पूरा क्रिकेट को एडमिनिस्टर करते हैं कंट्री में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मच लार्जर बॉडी है और इनके रेगुलेशन के लिए स्टेप्स लेना जरूरी है, तो इसीलिए स्टेप्स लिए गए। और 1 स्टेट 1 एसोसिएशन का जो रिकमेंडेशन है लोधा पैनल में, उसकी वजह से ये जो बॉडीज है, रेलवेज का जो क्रिकेट एसोसिएशन है, आर्म फोर्सेस का, वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो इनको रिप्रेजेंट करते हुए अटॉर्नी जनरल ये केस में इंक्लूड हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि ये प्राइवेट सोसाइटी है, इसके इंटरनल अफेयर्स में क्यों लोधा कमेटी इंटरफियर कर रही है, सुप्रीम कोर्ट क्यों रिफॉर्मिस्ट बॉडी बन रही है, तो वो क्वेश्चन किया जा रहा है। इवन उन्होंने कहा कि जो रिकमेंडेशन है लोधा पैनल का कि मिनिस्टर्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं बन सकते ऑफिस बेरर्स बीसीसीआई में, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो वो भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो इससे काफी खुश है, वो कह रहे हैं कि लोधा पैनल रिफॉर्म्स को बाकी गेम्स के लिए भी लाया जाए, तो ये ओलंपियंस वगैरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना रिक्वेस्ट डाला है।
ये जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उनको भी दिया जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनसे रिस्पांस मांगा है कि क्यों इनके लिए भी लोधा रिफॉर्म्स क्यों नहीं एक्सटेंड किया जा सकता। तो ये रिस्पॉन्ड करेंगे वो है। फिर ये कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कहा गया था टेम्पररीली गवर्न करने के लिए, वो भी बनाई गई बीसीसीआई के लिए। इसमें 4 मेंबर्स है। जो हेड है वो है कैग, फॉर्मर कैग विनोद राय। तो ये बॉडी अभी एडमिनिस्टर करेगी। फिर अगला है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स केसेस। तो ये शुरू हुआ पूरा जो एनजेएससी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाने के लिए जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया कि एक एनजेएससी बनाया जाए, उसके लिए एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने, इवन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया इसको प्रोवाइड करने के लिए। तो एनजेएससी में ये था कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में जुडिशरी का भी से हो और गवर्नमेंट का भी से हो, इक्वल से हो। तो ये एक्ट को एक्चुअली और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड डिक्लेयर किया कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इक्वल से है तो जुडिशियल सुप्रीमसी चला जाता है, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को ये अफेक्ट करेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रेजेंट सिस्टम है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का, वो है कॉलेजियम सिस्टम। तो इसमें जजेस खुद, कॉलेजियम मतलब ग्रुप ऑफ जजेस, वो खुद डिसाइड करते हैं कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कौन होगी। मतलब अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड ऑल्सो फॉर ऑल स्टेट हाई कोर्ट जजेस, अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स। तो ये पूरा कॉलेजियम सिस्टम से होता है। और इसमें ये रिकमेंडेशंस कॉलेजियम के गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट को उनको अप्रूव करना होता है, भेजना होता है। अगर वो रिजेक्ट करेंगे, रिकमेंडेशन रिटर्न करेंगे और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने वो, मतलब कॉलेजियम ने वो रिकमेंडेशंस भेजे, तो उनको वो एक्सेप्ट करने ही होते। तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा इसमें पावर होता नहीं। तो वो चाहते हैं कि ये रिफॉर्म हो। और ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ये नल एंड वाइड भी डिक्लेयर किया एनजेएससी को, तभी भी उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम भी अप टू द मार्क नहीं है, तो इसीलिए नया प्रोसीजर चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि एमओपी बनाया जाए, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। तो ये दोनों जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मिलके इसको फाइनलाइज करेंगे। तो इसीलिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। एमओपी बना के, ड्राफ्ट एमओपी गवर्नमेंट ने जुडिशरी को दिया है, और जुडिशरी अभी तक उन्होंने फाइनलाइज करके नहीं दिया। 18 मार्च आज एक्चुअली न्यूज में आया कि वो एमओपी उन्होंने गवर्नमेंट को वापस भेजा है। तो वो पूरा टसल चल रहा था। तो इन द मीन टाइम क्या होना चाहिए, जुडिशरी ने कहा जैसे अपॉइंटमेंट्स पहले होते कॉलेजियम सिस्टम से वैसे कंटिन्यू हो, और गवर्नमेंट चाहती है नहीं जल्दी से एमओपी फाइनलाइज हो और वैसे ही अपॉइंटमेंट्स हो। तो उसकी वजह से जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में डिले हो रहे थे, और काफी ये इमोशनल अपील्स भी की गई फॉर्मर चीफ जस्टिस से कि गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स अप्रूव करे, स्टेप्स ले। और गवर्नमेंट भी जुडिशरी को ब्लेम करती थी कि जुडिशियल डिलेज जो है वो ऑलरेडी है, आपके पास केसेस का बर्डन है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में भी इतना बर्डन है। तो वही वो पूरा टसल चल रहा था जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पे, जुडिशियल वैकेंसीज पे, और इवन जुडिशियल डिलेज की वजह से। तो ये पूरा यहाँ पे है। ये ड्राफ्ट एमओपी में 4 मेजर प्रोविजंस डिटेल आउट किए जाएंगे। तो अब तक ड्राफ्ट एमओपी के डिटेल सामने आए नहीं है, जब आएंगे तो वो भी डिटेल में हम न्यूज में डिस्कस करेंगे आगे। फिर अगला है जल्लीकट्टू केस। तो जल्लीकट्टू ये एक बुल टेमिंग फेस्टिवल है, जो पोंगल सेलिब्रेशंस जो होते हैं, पोंगल सेलिब्रेशंस तमिलनाडु में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके ऊपर काफी प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था 2014 में ही। तो ये बैन को मतलब रिवर्स करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया, Jan 7, 2016 का ये नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसके अंदर वो जल्लीकट्टू को अलाउ कर रहे थे इनडायरेक्टली। तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केस रजिस्टर किया गया, और सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग कर रही है कि क्या ये Jan 7, 2016 नोटिफिकेशन को अपहोल्ड करना चाहिए कि इसको नल एंड वाइड करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे अपनी रूलिंग दे ही रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप इसका रूलिंग डिले करो, पॉज द डिलीवरी ऑफ इट्स जजमेंट, मतलब कि अभी मत दो। तो ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में है, क्योंकि जुडिशरी के पास आप जल्दी जजमेंट दो इसके लिए कई बार जाया जाता है, पर डिले करो जजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया। तो ये एक केस था इस बारे में। तो उन्होंने कहा ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का यही था कि बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो पब्लिक पैशंस बहुत हाई है, इसी बेसिस पे वो कह रहे थे कि अभी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिफिकल्ट होगा एक्सेप्ट करना, अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं ऑफकोर्स तो, और मोस्ट प्रोबेबली वो रिजेक्ट ही करेंगे Jan 7 नोटिफिकेशन को, वो नल एंड वाइड ही डिक्लेयर करेंगे। तो इसीलिए वो पॉज किया गया, और गवर्नमेंट ने कहा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके इसका हल ढूंढते। और हल ये ढूंढा उन्होंने कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल्स एक्ट है 1916, तो इसके अंदर ही एक्चुअली आता है कि इसके अगेंस्ट जाता है, क्योंकि जो बुल टेमिंग फेस्टिवल है। तो सुप्रीम कोर्ट वही क्वेश्चन करती है, बुल टेमिंग क्या होता है? बुल कोई वाइल्ड एनिमल है जिसे टेम किया जाए, तो वही होता है, हॉर्न्स में बुल के यहाँ पे प्राइस रखा जाता है वगैरह, और वो
यूथ्स जो होते हैं वो बुल को पकड़ के वो लेते हैं, तो इसमें बुल्स को भी इंजरी होती है, यूथ्स को इंजरी होती है, डेथ्स भी हो जाती है। तो इसीलिए इसको कहा गया कि बुल्स कोई परफॉर्मिंग एनिमल्स नहीं है, तो ये उसको नो रिजेक्ट किया गया, इसको बैन किया गया, जल्लीकट्टू को बैन किया गया। तो अब प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के लिए एक अमेंडमेंट तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने लाया। तो ये एक्चुअली एनिमल्स रिलेटेड एनिमल वेलफेयर ये कंकरेंट लिस्ट में प्रोविजन आता है। तो इसके ऊपर लॉ सेंटर भी बना सकती है, स्टेट्स भी बना सकती है। और अगर स्टेट लॉ बनाती है तो अगर वो ओवरलैप हो रहा है कुछ, तो उनको सेंटर का अप्रूवल चाहिएगा। तो तमिलनाडु ने ये अमेंडमेंट बिल पास किया, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट तमिलनाडु अमेंडमेंट बिल, और वो पास करके उन्होंने प्रेसिडेंट को भेजा कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अप्रूव करे। तो वो अप्रूव हो जाएगा तो ये एक्ट फिर इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसके अंदर उन्होंने अलाउ किया कि जल्लीकट्टू अलाउ किया जाए। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि अब हमको Jan 7 नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। तो नोटिफिकेशन के ऊपर अगर जजमेंट आएगा भी तो नोटिफिकेशन ही नहीं है, विड्रॉ कर लिया, क्योंकि अब ये नया तरीका उन्होंने ढूंढ लिया। तो ऑफकोर्स इसके ऊपर भी केस होना चाहिए। तो वही है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड यहाँ पे मेन पेटिशनर है, वो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर ही उसको बनाया गया है। तो वही अब क्या आगे स्टेप्स लिए जाएंगे हम वही देखेंगे इसमें। ये हर साल होता है जैन में, तो अब और हर साल न्यूज में आता है, तो अभी अगले साल ही जब न्यूज में आएगा। प्लस इसके अलावा यही नहीं, ये एक्ट, ये ऑर्डिनेंस भी लाया गया और फिर एक्ट भी लाया गया है। तो इतना सब अब हमको देखने की जरूरत नहीं, ऑर्डिनेंस बिकम्स इनइफेक्टिव। हमको जब मंथली हम स्टडी कर रहे हैं तो सब कुछ इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, डेली बेसिस पे हम देख लेते हैं। तो ये रिविजन एक इम्पॉर्टेंट जो है उसी का रिविजन हम करेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एनिमल वेलफेयर बोर्ड मेन पेटिशनर है। और इसके साथ साथ इवन जो और फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं, जैसे कर्नाटका में है कंबाला बफेलो रेसिंग फेस्टिवल, तो इसको भी स्टॉप कर दिया गया था क्योंकि जल्लीकट्टू को बैन किया गया। तो अब यहाँ पे इसको भी रिवाइव किया जा रहा है। तो वही ऐसे ही स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इवन रिसेंटली हमने डिस्कस किया महिला जो एक बुल रेसिंग फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश में, इसको भी रिवाइव किया जा रहा है। तो वही है, ये एनिमल रिलेटेड फेस्टिवल्स, इवन कॉक फाइट्स जो है आंध्र तमिलनाडु में होते पोंगल में फेस्टिवल्स के टाइम पे, तो वहां पे भी फिर वो रिवाइवल हो रहा है, यहाँ पे भी स्टॉप करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे है एनिमल राइट्स के रिलेटेड न्यूज। फिर है बजट प्रीपोनिंग। तो जो 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे, तो उसमें बजट प्रीपोन करने पे वो इशू उठाया जा रहा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इफेक्टिव है, तो बजट कैसे अनाउंस किया जा सकता है जब इलेक्शंस ड्यू है। पर हुए बजट जल्दी अनाउंस हुए, प्रीपोन होके अनाउंस हुए, हमने ऑलरेडी देखा बजट लाया गया। फिर पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास केस पिटीशन आया था कि इनको 100% टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाता है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को कितना भी फंडिंग मिलता हो, उनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, 100% टैक्स एग्जेम्पशन है। तो इसके ऊपर भी पिटीशन आया, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि उनको भी फंडिंग की जरूरत होती है, तो ये उसी लिए है। फिर और एक सुप्रीम कोर्ट के पास केस था ऑन यूजिंग रिलीजन फॉर सीकिंग वोट्स, कि आप रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट के बेसिस पे वोट सीक कर रहे हो, तो क्या वो करप्ट प्रैक्टिस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है हाँ ये करप्ट प्रैक्टिस है। तो सेक्शन 123(3) जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। तो इसमें डिसेंटिंग वोट भी है, माइनॉरिटी जजमेंट, मतलब बेंच में एक जज तो चाहिए, जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने कहा है कि हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन, डेप्रिवेशन हुए हैं लोगों के रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज की बेसिस पे। तो अगर वो ग्रुप होते हैं और ये टुगेदर अगर वोट सीक किए जाते हैं इस बेसिस पे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर हम देखते हैं पॉलिटिशियंस यहाँ पे इन रिफ्ट्स को और वाइडन करते हैं, इन डिफरेंसेस को और बढ़ाते हैं और इसको और परमिट करते, मतलब और ये बढ़ता है रादर देन एंडिंग दीज डिफरेंसेस। तो इसीलिए ये जजमेंट राइट डायरेक्शन में कि इस बेसिस पे वोट्स ना मांगे जाए। फिर अगला है सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस प्ली ऑन एलिजेड डाइल्यूशन ऑफ विसल ब्लोअर लॉ। तो विसल ब्लोअर का मतलब होता है जो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई गलत चीज हो रही है, करप्ट प्रैक्टिस हो रही है, तो उसको सामने लाए, तो उसको कहते हैं विसल ब्लोअर। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन जरूरी होता है, तो इसीलिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया ये 2014 में। तो अब इसको अमेंड करने के लिए प्रोविजन किया जा रहा है। तो ये अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के सामने है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लाया गया कि ये बिल जो है ये एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तो ये बिल पार्लियामेंट के पास है, इसके ऊपर हम कैसे एडजुडिकेट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली एनक्रोचिंग लेजिस्लेचर स्टफ हो जाएगा। तो लेजिस्लेटिव के पास पावर है लॉ बनाना, तो हम अभी इसको एंटरटेन नहीं कर सकते। तो उन्होंने पिटीशन को एग्जामिन करने से रिफ्यूज किया।
पर ये जो विसल ब्लोअर अमेंडमेंट बिल है, तो इसके अंदर अब प्रोविजंस लाए गए हैं कि डिस्क्लोजर नहीं किया जा सकता इन फ्यू कैटेगरीज। तो ये 10 कैटेगरीज है, इसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो डिस्क्लोजर होगा, रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। मतलब करप्शन रिलेटेड रिपोर्टिंग इसमें नहीं कर सकते। तो वही है ये, जैसे अगर सोवरेनिटी, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के इन्वॉल्व है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डेलिब्रेशन रिकॉर्ड्स, उनके बातों के बारे में है कुछ वहां पे जो डिस्कस हुआ है, या जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर फॉरबिडन है, या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ लेजिस्लेचर्स वगैरह, तो ये थोड़े तो अंडरस्टैंडेबल है, और थोड़े मतलब वही एक्चुअली एक करप्शन है, तो करप्शन सामने क्यों नहीं रिपोर्ट करना चाहिए, वो पॉइंट है। और बाकी जो है और एक प्रोविजन के एक्ट में, एक्चुअली ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है इंडिया का, ये ब्रिटिश एरा एक्ट है, तो इसके अंदर डिस्क्लोजर जो प्रोहिबिटेड है वो परमिट किया गया था कि इधर भले प्रोहिबिटेड है पर विसल ब्लोअर उसको कर सकते हैं डिस्क्लोज। तो ये बिल उसको रिवर्स कर रहे हैं कि नहीं, उसको भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो और स्ट्रिंजेंट बना रहे कि डिस्क्लोजर्स करप्शन रिलेटेड आप यहाँ पे इन एरियाज में कर ही नहीं सकते, वो है। और दूसरा है कि ये डिस्क्लोजर्स जो हो गए अभी वो पब्लिक नहीं लाए जाएंगे, मतलब बाहर नहीं आएंगे, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उनके सामने होगी। तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी कौन होगी, उसके मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, वो भी बिल में नहीं है। तो वही है, आरटीआई एक्ट में जैसे डिस्क्लोजर्स ओपन है, पब्लिक को पता होते हैं, ये बिल में जो डिस्क्लोजर्स हो गए बिल के बाद, मतलब विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर्स, वो पब्लिक भी नहीं किए जाएंगे। तो इसीलिए ये डाइल्यूट कर रहा है विसल ब्लोअर्स एक्ट, इसलिए ये पिटिशन भी लाया गया था। फिर अगला है, Why can't FM stations broadcast news? आज सुप्रीम कोर्ट के पास एक PIL है, तो इसमें ये था कि FM रेडियो स्टेशन में न्यूज, प्राइवेट न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अलाउड नहीं है। तो प्राइवेट टीवी चैनल्स है, प्रिंट मीडिया में प्राइवेट न्यूज है, तो यहाँ पे FM रेडियो स्टेशन को क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि जैसे यहाँ रेगुलेशन होता है इन पे भी किया जाए। तो वही है, वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि दिस इज गोइंग अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 के अंदर। तो वही है क्वेश्चन, गवर्नमेंट को वो कर रहे कि क्यों नहीं कर रहे अलाउ। फिर अगला है, सुप्रीम कोर्ट रिवाइव्स हियरिंग ऑन आंध्र बाइफर्केशन। सो आंध्र स्टेट को डिवाइड किया गया, तेलंगाना नया स्टेट बनाया गया। तो ये आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जो 2014 का सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया, इसके ऊपर आंध्र गवर्नमेंट ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में कि ये कैसे किया गया, मतलब फेडरलिज्म को रिजेक्ट किया जा रहा है कि स्टेट्स को डिवाइड किया जाएगा विदाउट, उन्होंने रिजेक्ट किया, स्टेट असेंबली ऑफ आंध्र प्रदेश ने इसको रिजेक्ट किया, फिर भी ये किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इसके ऊपर वो क्वेश्चन रेज कर रहे, वो ये भी क्वेश्चन रेज करे कि कॉमन कैपिटल का प्रोविजन किया गया इस एक्ट में 10 साल के लिए, कि तेलंगाना और आंध्रा का सेम कॉमन कैपिटल रहेगा हैदराबाद, तो उसको भी वो उसकी लीगालिटी को भी वो क्वेश्चन कर रहे ऐसे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास केस चल रहा है। फिर अगला है, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स फर्म्स विद डेट्स ओवर रुपीज। तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से ये लिस्ट मांग रही है कि जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है उनके पास जो 10 साल से पेंडिंग केसेस पड़े जिसमें कॉर्पोरेट एंटिटीज इन्वॉल्व है, उनका डेट्स 500 करोड़ से ज्यादा है, तो ये बैड लोन्स ही है, तो उसके ऊपर क्या ये डीआरटीज के पास कैपेसिटी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर है कि ये सारे केसेस को ये डील कर सके? ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट उनको पूछ रही है गवर्नमेंट को, और उनको कह रही है कि आप डेटा दो हमको, इन केसेस के बारे में हमको भी डिटेल्स दो। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें देख रही है, तो वही है। फिर अगला है, सुप्रीम कोर्ट स्टेज ट्रांसफर एंड सेल ऑफ 2G स्पेक्ट्रम बाय मैक्सिस। तो ये मलेशिया बेस्ड मैक्सिस ग्रुप है, तो ये कंपनी को 2G स्पेक्ट्रम ट्रांसफर किया गया था एयरसेल से, तो एयरसेल ने इसको ये अलोकेट किया गया था 2G स्पेक्ट्रम 2006 में। तो ये पूरा 2G स्पेक्ट्रम स्कैम जो है, अलोकेशन किया गया, ऑक्शन नहीं किया गया, तो उसमें ये भी एक एलिगेशन आया है कि मरन ब्रदर्स जो दयानिधि मरन थे उनके भाई, इन्होंने प्रेशर डाला एयरसेल पे कि ये फोर्स किया उनको कि ये मैक्सिस को अपना सेल करे, और इसके ऊपर पूरा केस चल रहा है। और ये मैक्सिस मलेशियन बेस्ड कंपनी है, और इनके जो हेड्स है वो यहाँ पे केसेस के सामने नहीं आ रहे, तो उसके ऊपर ये पूरा हियरिंग्स चल रहे हैं अभी। फिर अगला है, सुप्रीम कोर्ट हिंट्स एट सेटिंग अप सिट फॉर पनामा पेपर्स प्रो। सिट है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2011 में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेटअप की और टू इन्वेस्टिगेट ब्लैक मनी। तो ये जस्टिस MB शाह, रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट, उनके नेतृत्व में है। तो ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तो है, पर सुप्रीम कोर्ट अब कह रही है हम अलग से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगी ऑन पनामा पेपर्स प्रो। तो पनामा पेपर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये हम डिस्कस भी कर लेंगे अभी।
तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ सीट जो ब्लैक मनी सीट है उसके पास नहीं जा सकता, हम सेपरेट भी एक बॉडी बना सकते हैं। तो ये पनामा पेपर्स जो लीक हुए थे इसमें 500 इंडियंस है, प्रोमिनेंट इंडियंस, जिनके बारे में डिटेल्स आई है कि इनके पैसे ऑफशोर अकाउंट्स में, मतलब फॉरेन अकाउंट से इनके वहां पे इनके पैसे है। तो पनामा पेपर्स प्रोब तो इंटरनेशनल स्केल पे हुआ था, वो देखेंगे। और ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक बॉडी बनाई है, ये है मल्टी एजेंसी ग्रुप मैग। तो ये सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी साथ में होके ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो 500 इंडियन लोगों के भी नाम आए हैं पनामा पेपर्स लीक में। तो ये है रिगार्डिंग दैट। तो पनामा पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, और ये सिट जो ब्लैक मनी पे बनाई गई 2011 में। तो 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने भी जब पावर में आए तो उन्होंने भी एक सीट बनाया ब्लैक मनी पे, और उन्होंने एम्फोसाइज किया कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम फॉरेन कंट्रीज के साथ डील्स करते कि वो डिटेल्स दे, तो अगर नाम देंगे भी नहीं कि फॉरेनर्स इंडियंस कौन है जिनके फॉरेन अकाउंट्स है, तो वो कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मांगती है कि नाम डिस्क्लोज करो, आप छुपाते क्यों, तो वो ये बताते हैं। तो ये सिट के रिलेटेड है कि कौन से केसेस वो डील कर रहे हैं ब्लैक मनी रिलेटेड। और ये पनामा पेपर्स के बारे में। तो पनामा जो है ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है यहाँ पे। तो ये पनामा जो है ये एक टैक्स हेवन है। तो टैक्स हेवन का मतलब होता है वो कंट्रीज जहाँ पे टैक्सेस ज्यादा डिमांड नहीं किए जाते, मिनिमल या जीरो टैक्सेस होते हैं। तो जो इंडियंस भी है, अगर यहाँ पे वो डिस्क्लोज करेंगे इनकम, तो उनको हाई रेट ऑफ टैक्सेस पे करना पड़ता है, तो वो अपना पैसा यहाँ भेज देते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उनका होता है, ये सेफ भी होता है, और उनको यहाँ टैक्सेस भी नहीं पे करने होते। तो ये जो इंडियंस है इनके नाम अभी सामने आए हैं, नॉट जस्ट इंडियंस, इंटरनेशनली काफी सारे लोगों के नाम इसमें सामने आए। तो ये मसैक फोंसेका करके एक कंपनी है, लॉ फर्म है पनामा में। तो ये स्पेशलाइज करती है कि ऐसे ऑफशोर कंपनी सबके लिए बनाए हो। तो यहाँ वो पूरा पेपर वर्क करते कि कंपनी बनाया या इन्वेस्ट किया इनके नाम से, और सब वो पूरा डिटेल्स रखते वो। तो ये सारे पेपर्स यहाँ पे लीक हो गए, 11.4 मिलियन डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए, और ये इंटरनेशनल मीडिया में सामने आए, और ये सारे इतने सारे लोगों के नाम इसमें सामने आए। तो इसमें काफी प्रोमिनेंट लीडर्स जो है वो भी इन्वॉल्व है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ, तो उनके बच्चों रिलेटेड या रिलेटिव्स रिलेटेड भी है, तो लिंक्स है, मतलब उनका नाम आते हैं सामने। व्लादिमीर पुतिन, जी जिनपिंग, इवन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे डेविड कैमरॉन, इनके सबके नाम यहाँ सामने आए हैं। और इंडियंस भी जो है प्रोमिनेंट इंडियंस, तो यहाँ आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन वगैरह जो है, जहांगीर सोली सोराबजी वगैरह, ये सारे नाम जो है 500 लोगों के नाम सामने आए। अगला न्यूज आइटम है सीबीआई ऑर्डर टू प्रोब अब्यूज ऑफ ऑफिस बाय फॉर्मर चीफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है अभी सीबीआई के जो न्यू चीफ आए आलोक वर्मा, कि वो इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि फॉर्मर जो सीबीआई चीफ थे मिस्टर सिन्हा, रंजीत सिन्हा, इनके अगेंस्ट केस है कि ये जो इनको जब कोल अलोकेशन में इनको कोल अलोकेशन स्कैम में जब इनको कहा गया था कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो यहाँ पे उनका रोल कंट्रोवर्शियल था। तो अब इनके अगेंस्ट इंक्वायरी की जाएगी। तो नए सीबीआई चीफ ओल्ड सीबीआई चीफ के अगेंस्ट इंक्वायरी करेंगे, फॉर्मर सीबीआई चीफ के अगेंस्ट। तो ये मल्टी करोड़ कोल स्कैम जो था वो भी इसलिए था क्योंकि कोल, ये कैग ने सामने लाया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कि कोल अलोकेशन के लिए ऑक्शन नहीं यूज किया गया। अगर ऑक्शन यूज किया जाता तो काफी सारा गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता। तो कैग ने एस्टिमेट किया कि 1.86 लाख करोड़ हमने लूज किया है रेवेन्यू, अगर ऑक्शन, क्योंकि ऑक्शन नहीं किया गया। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के ऊपर भी एलिगेशंस आए, और सीबीआई ने इसमें इंक्वायरी शुरू की। तो सीबीआई चीफ तब रंजीत सिन्हा थे, उन्होंने कहा कि हमने सारा अपना रिपोर्ट पीएमओ के साथ, लॉ और कोल मिनिस्ट्रीज के साथ शेयर किया। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट गॉट फ्यूरियस, वो गुस्सा हो गए कि ये आप पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर का मजाक है, क्योंकि इनके अगेंस्ट ही तो केस है और उनके साथ ही आप शेयर करोगे। तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है सीबीआई में, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, तो वो इसके ऊपर अभी पूरा ये सामने इसमें क्लियरली आया। फिर अगला न्यूज आइटम है चर्च कोर्ट्स कैन नॉट वीटो डाइवोर्स लॉज से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चर्च कोर्ट्स डाइवोर्स लॉज के ऊपर, आप डाइवोर्स एक्ट जो है इंडियन डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1869 है, तो ये डाइवोर्स क्रिश्चियंस के इसके अकॉर्डिंग होते हैं, तो चर्च कोर्ट्स इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो ये लॉ जो है वो अपहोल्ड होगा। तो वही वो कह रहे कि जैसे पर्सनल लॉज होते हैं, बाकी सबके लिए पर्सनल लॉज है, तो क्रिश्चियंस के लिए पर्सनल लॉज क्यों अपहोल्ड नहीं किए जा रहे। पर अगर लॉ है तो लॉ प्रायोरिटी लेगा, वो बात है। इवन फॉर ये और एक है रिगार्डिंग तलाक सर्टिफिकेट। तो जो मुस्लिम्स में चीफ काजीज होते हैं वो तलाक सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, वो लीगल पेपर्स नहीं है, क्योंकि वो अपने हिसाब से तलाक पेपर्स देते हैं,
उनका कोई करेक्ट फॉर्मेट भी नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट या ना कि वो डाइवर्स चेक करके दे कुछ, तो इसीलिए उसका कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। फिर अगला है सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ओवर रेप डेफिनेशन इन 2 लॉज। तो ये कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल पीस प्राइज विनर है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है बचपन बचाओ आंदोलन, तो मलाया यूसुफजई के साथ इन दोनों को ही साथ में नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन किया है कि सेक्शन 375 जो है आईपीसी का रेप के रिलेटेड इंडियन पीनल कोड में, वो और पॉक्सो एक्ट प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो है 2012 का, उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इस ये एक्ट के अंडर चिल्ड्रन जो है अप टू 18 इयर्स ऑफ एज चिल्ड्रन माने जाते हैं, उनके अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। और इस सेक्शन 375 में एक्सेप्शन किया गया है कि अगर एक मैन अपनी 15 ईयर ओल्ड वाइफ के साथ सेक्स करता है तो उसको अलाउ किया जाता है, उसको रेप नहीं माना जाएगा। तो फिर ये तो चाइल्ड मैरिजेस तो इंडिया में होती है, तो ये पॉक्सो एक्ट अब प्रिवेल करेगा कि ये आईपीसी का प्रोविजन प्रिवेल करेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने डिमांड किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए गवर्नमेंट को कहा है कि आप इसको इशू को रिजॉल्व करो विद इन 4 मंथ्स ऐसे। फिर अगला है सुप्रीम कोर्ट सीक्स रिस्पॉन्स ऑफ 7 स्टेट्स ऑन लैंड फॉर एसईजेड्स। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये हियरिंग कर रही है कि एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए लैंड एक्वायर किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो लैंड एक्विजिशन ये होता है, और ये कई केसेस में फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर किया जाता है। तो अगर एक मिनिमम एसेंशियल जो होता है 1% लैंड एक्वायर हो गया तो बाकी का फिर वो उनको भी देना होता है, ऐसे नॉर्म्स है। तो यहाँ पे कई अनविलिंग फार्मर्स भी है जिनको अपना फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड देना पड़ता है, उनको फिर कंपेंसेशन दिया जाता है, वो भी कितना कंपेंसेशन कैसे होता है। तो वही यहाँ पे इन केसेस में अब ये है कि ये फर्टाइल लैंड लिया तो जाता है और फिर ये कई केसेस में ये ऐसे ही पड़ा है, मतलब ये अबैंडन्ड बैरन लैंड पड़ा है, मतलब वो एसईजेड वाले भी रियल एस्टेट डेवलपर्स कई बार यहाँ पे कुछ एक्शन भी नहीं लेते, कुछ इनिशिएटिव भी नहीं लेते। तो सुप्रीम कोर्ट वही कह रही है कि इसके ऊपर आप एक्सप्लेन करो, गवर्नमेंट्स को कह रही है कि एक्सप्लेन करो कि ये क्या है। तो जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग भी आया था कि उन्होंने लैंड एक्विजिशन को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया था वेस्ट बंगाल में, जो सिंगूर केस था, तो वो ही उससे और पावर्स मिलते और होप मिलती है फार्मर्स को कि उनको अपना लैंड वापस मिलेगा। तो यही है, ये सिंगूर 2006 में लैंड एक्वायर किया गया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के थ्रू, तो उस प्राइवेट सेक्टर को लैंड एक्वायर करके वो देते। टाटा स्मॉल कार प्लांट बनाना चाहता था अपना नैनो प्लांट, वो उसके लिए सिंगूर सिलेक्ट किया गया था, और यहाँ पे वो लैंड एक्वायर करके इनिशिएटिव लेने वाले थे। तो यहाँ पे फोर्सफुल एक्विजिशन इसलिए हुआ, वो कह रहे हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट में एक्विजिशन किया गया। तो पब्लिक इंटरेस्ट या क्या है कि आदमी आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, तो इससे बेनिफिट होगा स्टेट। लेकिन जो प्रेजेंट केस में जो फर्टाइल लैंड इनके जा रहे हैं, जो फार्मर्स नहीं देना चाहते लैंड पर उनसे छीने जा रहे हैं, तो उसका क्या। तो इसीलिए यहाँ पे इनडेफिनेट धरना स्टार्ट किया गया। ममता बनर्जी, यहाँ पे लेफ्ट गवर्नमेंट थी तब पावर में, तो ममता बनर्जी ने इसको हेड किया और फाइनली टाटा यहाँ से चले गए, उन्होंने सिंगूर से अपना प्लांट हटा दिया, वो सानंद गुजरात में उन्होंने अपना प्लांट बनाया। तो 2011 में ममता बनर्जी पावर में भी आई, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे बना उनका, और उन्होंने एक बिल पास किया असेंबली में कि जो ये फार्मर्स अनविलिंग फार्मर्स थे उनसे जो लैंड लिया गया था, अराउंड 400 एकर्स था ये लैंड, ये उनको वापस दिया जाए। तो ये बिल को, ये एक्ट को टाटा सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंड एक्विजिशन को ही कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट थी जिस तरीके से उन्होंने लैंड एक्वायर किया था वो गलत था, तो लैंड एक्विजिशन ही नलिफाई हो गया। तो ये रूलिंग था सुप्रीम कोर्ट का 31 अगस्त 2016 में। फिर अगला है ये एसईजेड्स के बारे में। तो ईपीजेड्स हमने बनाया था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, तो एशिया का फर्स्ट भी इंडिया में कांडला में बनाया गया 1965 में, और ये सारे अब एसईजेड्स बन गए। तो एसईजेड्स पॉलिसी आई 2000, तो यहाँ पे टैक्स कंसेशंस दिए जाते हैं। लेकिन एसईजेड में लैंड एक्विजिशन में भी कई बार पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं। तो पॉस्को जो है यहाँ पे प्रोमिनेंट पब्लिक प्रोटेस्ट हुए थे उड़ीसा में, ये साउथ कोरियन कंपनी है, तो स्टील प्लांट बनाना चाहती थी, लेकिन वो 2005 से यहाँ पे वही लैंड एक्विजिशन इशू की वजह से कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। फिर ये एसईजेड्स को जैसे टैक्स एग्जेम्पशन दिए जाते हैं, अगर वो इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स है, कैपिटल रॉ मटेरियल अगर कुछ कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है मार्केट एक्सेस में। इवन फॉरेन करेंसी 100% रिटेन करने के लिए उनको अलाउ किया जाता है। तो ये सारे उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन वही एक क्रिटिसिज्म भी है क्योंकि फर्टाइल फार्मलैंड इनको डाइवर्ट किया जाता है एसईजेड्स को, ये टैक्स हेवन्स बन जाते हैं। कई बार जो डोमेस्टिक एरिया में भी अगर कंपनी एस्टेब्लिश होती वो जाके एसईजेड में एस्टेब्लिश हो जाती है,
तो उनको टैक्स कंसेशन भी मिलते हैं और कुछ नया नहीं हो रहा है। जो यहाँ विदाउट SEZ भी होता है वो अब SEZ के अंदर जाके हो रहा है। तो वो ऐसे क्रिटिसिज्म्स भी सामने आते हैं। फिर अगला है कैश फॉर लैंड इज जस्ट नॉट डन। तो ये सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रही है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में। तो ये सरदार सरोवर डैम जो बन रहा है नर्मदा रिवर पे, तो नर्मदा रिवर पे काफी सारे डैम्स प्रपोज किए गए, ये गुजरात और मध्य प्रदेश के थ्रू पास होते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस है कि फार्मर्स कह रहे कि उनका फर्टाइल लैंड दिया गया है इसके लिए। तो इसके लिए वो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है जो मेधा पाटकर लीड करते हैं, तो वो यहाँ पे मेनली इन्वॉल्व है। तो ये सरदार सरोवर डैम के लिए भी कंपेंसेशन, कैश कंपेंसेशन दिया जाएगा, वो सफिशिएंट नहीं है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है। तो ये आप देख सकते हैं नर्मदा रिवर और काफी सारे डैम से, ये सरदार सरोवर डैम है। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन कई सालों से इसके लिए एजिटेट कर रहे हैं। तो ये डैम बनाया जा रहा है इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन वही है लार्ज डैम्स की वजह से जो बाकी फार्म विलेज इनंडेट होते हैं, पानी उसमें आ सकता है कि वो होता है, फार्म लैंड लिया जाता है, उनको कंपेंसेशन सफिशिएंट नहीं दिया जाता। वो सारे केसेस के को उठा के, इश्यूज को उठा के ये आंदोलन किया जा रहा है। फिर अगला है सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू फाइल स्टेटस रिपोर्ट ऑन गंगा रेजुवनेशन। तो ये 32 ईयर ओल्ड PIL है, 85 में ये PIL लाया गया था ऑन गंगा क्लीनिंग, और अब तक एक्शंस लिए गए पर स्टेटस वही है, गंगा अब तक क्लीन नहीं हुई है। तो ये गंगा रिवर 5 स्टेट के थ्रू पास होती है। तो वही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि आप स्टेटस रिपोर्ट अब फाइल करो। गवर्नमेंट ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने IIT कंसोर्टियम अपॉइंट किया था, गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान उन्होंने बनाया ये ड्राफ्ट 2015 में, तो उसके अंदर भी एक्शंस लिए जाएंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स बनाए जाएंगे, वो कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी पावर्स दिया कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है गंगा रिवर के अलॉन्ग, तो उनको मॉनिटरिंग का काम NGT का है, और अगर वो यहाँ पे पोल्यूशन करते हैं तो उनका वाटर सप्लाई, पावर कनेक्शन भी NGT के पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप इसका कट भी कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। ये है गंगा रिवर। फिर ये जो गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान आया IIT कंसोर्टियम का, उसके बारे में निर्मल धारा मतलब क्लीन, अविरल मतलब कंटिन्यूअस फ्लो हो उसका, तो ये प्लान है। फिर अगला है इफेक्ट्स ऑफ एंडोसल्फान डिवास्टेटिंग, सुप्रीम कोर्ट। तो एंडोसल्फान एक ये पेस्टिसाइड है और ये कैशू प्लांटेशंस पे काफी यूज किया गया है इन कासरगोड डिस्ट्रिक्ट केरला में। तो यहाँ पे उस वजह से काफी सारे डिजीजेस है जो स्पेशली न्यूबॉर्न्स इसके वजह से अफेक्ट होते हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो एंडोसल्फान को बैन कर दिया है, और केरला गवर्नमेंट को कहा है कि कंपेंसेशन ये रिलीज किया जाए, अराउंड 5000 विक्टिम्स आइडेंटिफाई हुए, उनको ये कंपेंसेशन दिया जाए। तो वही है, कंपेंसेशन अब तक आ नहीं रहा है क्योंकि मेनली इसमें केरला स्टेट यूनिट भी इन्वॉल्व है, प्लांटेशन कॉर्पोरेशन ऑफ केरला है। तो ये यहाँ पे उनका भी काफी सारा लैंड है कासरगोड में, और यहाँ पे वो एंडोसल्फान सालों से स्प्रे कर रहे हैं, तो इस वजह से वो भी इन्वॉल्व है इस पूरे केस में। फिर अगला है स्पीडीली डिसाइड TB पेशेंट्स प्ली। तो TB ट्यूबरकुलोसिस में ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म्स आ जाते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट TB। तो जो नए नए ड्रग्स चाहिए होते हैं फिर इसके लिए, तो फिलहाल जो है बेटाक्विलिन ड्रग है जॉनसन एंड जॉनसन का, ये मेजर ड्रग है TB के लिए। तो ये भी स्पार्सली यूज किया जाता है, सबको नहीं दिया जाता क्योंकि वही ड्रग रेजिस्टेंस हो जाते हैं, स्कार्सिटी पे कंट्रोल करके वो ड्रग रिलीज कर रहे हैं। तो जिनकी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है तो उनके लिए जल्दी से पेटिशन फाइल किया गया है, तो जल्दी से डिसाइड करना होगा, लेकिन क्योंकि किसी की जान भी जा सकती है तो वो है। और दिल्ली हाई कोर्ट ये भी कह रहे हैं कि जो नया ड्रग आया है अभी बेटाक्विलिन के बाद, डेलामिनेट, तो इसको भी अक्वायर करने के लिए स्टेप्स लिए जाए कि ये इंपोर्ट किया जाए अंडर कंपैशनेट एक्सेस प्रोग्राम। तो वो ऑर्डर आया है। फिर अगला है फार्मर्स डेथ अ ह्यूमन राइट्स इशू, सुप्रीम कोर्ट। तो ये लास्ट न्यूज है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो बनेगा हम रिलीज करेंगे। तो ये फार्मर्स डेथ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अब पेटिशन जो आया है उनके पास, उसको एक्सपांड करके लिया है। मतलब एक NGO ने गुजरात में फार्मर्स सुसाइड्स के ऊपर पेटिशन फाइल किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL पेटिशन का स्कोप को एक्सपांड किया है, इंक्रीज किया है, और कहा है कि हम इसमें सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो सारे स्टेट्स इन्वॉल्व है, सेंटर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबको इसमें लिटिगेंट बनाया गया है कि वो रिस्पॉन्ड करे कि जो फार्मर्स का इशू है, फार्मर्स डेथ्स होते हैं, उनके पास लोन्स होते हैं, रीपे नहीं कर सकते, तो ये पूरा जो फार्मर्स को जो सफर करना पड़ता है, ये ह्यूमन राइट्स इशू है। तो इस पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट्स क्या कर रहे हैं, सारे लिटिगेंट्स को इस पे रिस्पॉन्स करना होगा। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रही है केस, तो इसीलिए ये
कई बार न्यूज में आएगा आगे भी जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।